अब बात हम करेंगे ओआईसी की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की। यह मुस्लिम देशों का एक समूह है। वैसे तो यह संस्था खुद को दुनिया भर में मुसलमानों की रहनुमा बताती है, लेकिन इसका काम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाना ज्यादा है। इनकी दिलचस्पी यही है, और खास करके भारत का कोई मुद्दा हो तो इसमें इनकी रुचि बहुत बढ़ जाती है। भारत का कोई भी आंतरिक मुद्दा हो तो यह संस्था एकदम अलर्ट रहती है और वक्त बेवक्त भारत को गैर जरूरी सलाह देकर अपनी ही बेइज्जती भी करवाती है। सच्चाई यह भी है। लेकिन शायद ओआईसी को इसमें मजा आता है, या फिर वो आदत से मजबूर है और इसलिए एक बार फिर उसने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर रोना रोया है। रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा पर ओआईसी ने एक खत जारी किया। यह लेटर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर को जारी करके यह बताया गया कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यानी आरोप सीधे सीधे लगा दिया गया कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर मुसलमान है। और ओआईसी के अनुसार रामनवमी के दौरान मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जबकि सच्चाई क्या है यह हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अब ओआईसी के इस खत के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हर बार की तरह इस बार भी ओआईसी को अच्छे से फटकार लगाई है, आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को सांप्रदायिक मानसिकता से पीड़ित और भारत विरोधी बताया है। यही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि ओआईसी भारत विरोधी ताकतों से गुमराह होकर सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब ओआईसी की कोई प्रतिष्ठा शायद बची ही नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के देश इस संगठन के दोगलेपन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आपको इसे भी समझाएंगे कि इनका दोहरा रवैया किस तरह से दुनिया समझ चुकी है। 57 देशों वाली मुस्लिम देशों की इस संस्था का गठन 1969 में अफ्रीकी देश मोरक्को में हुआ था। इस संस्था का काम था दुनिया भर में मुसलमानों की स्थिति पर नजर रखना और उनके हितों की बात करना। लेकिन अपने जन्म के साथ ही संस्था ने भारत विरोधी रुख अपना लिया, और इसकी वजह थी पाकिस्तान। दरअसल वर्ष 1969 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश था, और इस नाते भारत को भी ओआईसी की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत सरकार ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद को मोरक्को भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान के दबाव में फखरुद्दीन अली अहमद को आमंत्रित करके भी ओआईसी की बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। तब से ही यह संस्था पाकिस्तान के प्रभाव में है, और पाकिस्तान इस संस्था का इस्तेमाल किसी टूल की तरह भारत को नीचा दिखाने के लिए करता है, और यह संस्था इस्तेमाल होती भी रही है। और इस बार भी ऐसी ही कहानी देखने को मिली है। पाकिस्तान की शुरू से बन इसका जन्म भी वहीं पाकिस्तान में हुआ था, और ये एक पर्पस के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के समय में इसका गठन हुआ था। हालांकि इसके और भी पर्पस थे, वो तो सब ख़त्म हो गए इससे ना। ज़िया-उल-हक़ के वक़्त से तो पूरा ये भारत विरोधी कश्मीर का कभी मसला रेज़ करना, और हमने ये देखा है इसके अंदर रेजोल्यूशन तो ज़रूर पास हो जाते हैं और स्टेटमेंट ये बराबर हेडक्वार्टर से अपने इशू करते रहते हैं, लेकिन यह है कि इसका कोई दूसरा अरब देश या दूसरे देश जो है कोई फॉलो नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ये इंटरनल अफेयर्स में इनकी आदत है बोलने की, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर हुआ, अब बिहार हो गया, या बंगाल, या कहीं जहाँ पे भी कुछ झगड़े वगड़े होंगे ये रेस करेंगे। वैसे सच तो ये भी है कि यह पहला मामला नहीं है जब ओआईसी ने भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाई है। इससे पहले ओआईसी फरवरी 2022 में कर्नाटक हिजाब विवाद और जून 2022 में नुपुर शर्मा विवाद में भी भारत को मुफ्त का ज्ञान दे चुका है। अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, तब भी ये ओआईसी विरोध कर रहा था, और कश्मीर में तो ओआईसी का रोना कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन सच ये है कि इस्लाम धर्म को लेकर इन देशों में भी खूब राजनीति होती है। ये देश चीन के उइगर मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं, जिन्हें चीन ने अपनी जेलों में बंद करके रखा हुआ है। ये बलूचिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं, जिन पर पाकिस्तान में अत्याचार किए जाते रहे हैं और अभी भी अत्याचार होते हैं। ये सीरिया, ईरान, इराक और टर्की के कुर्द मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते हैं, जो पिछले 80 वर्षों से अपने अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं।
और इस दौरान हजारों कुर्द मुसलमान मारे गए हैं। ये यमन के हूती मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते हैं। यानी इन देशों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जिसमें उसी व्यक्ति को मुसलमान माना जाता है जो इनके चश्मे से मुसलमान नजर आता है। यानी इनका चश्मा बहुत खास है और यह तय कर लेता है कि किन्हें मुसलमान मानना है और कहां पे अपने टांग को बीच में दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों में घुसाना है। वरना दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। और इनका ये दोहरा मापदंड आप इसी से समझ सकते हैं कि पिछले वर्ष अक्टूबर में जब वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे और अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, तो इन देशों ने वीगर मुसलमानों का साथ देने की जगह चीन का साथ दे दिया था। यानी उस वक्त वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म जो चीन में हो रहे थे वो इनको नजर नहीं आए और इस वजह से यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और वीगर मुसलमानों की दुर्दशा पर यूएन में चर्चा तक नहीं हो पाई। यह वो आंकड़ा था जब वीगर मुसलमानों की परेशानियां, उनकी तकलीफों पर बहस की जरूरत थी और उस वक्त यूएन में जो प्रस्ताव रखा गया उस पर इन्होंने अपना पक्ष वीगर मुसलमानों के साथ नहीं दिखाया, चीन के साथ दिखाया। ये वही मुस्लिम देश हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं। ये वही मुस्लिम देश हैं और मुसलमानों के मुद्दों की ठेकेदारी करते हैं और जब तब दूसरे देशों को इस्लाम के नाम पर नसीहत भी देते रहते हैं, इस्लामोफोबिया का रोना रोते रहते हैं। और जब बारी वीगर मुसलमानों की आई तो यही देश मुकर गए। मुकरे ही नहीं, उल्टा उन पर अत्याचार करने वाले चीन के समर्थन तक में ये उतर आए। इसमें इस्लामोफोबिया का राग अलापने वाला पाकिस्तान, दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी वाला देश इंडोनेशिया और नुपुर शर्मा के एक बयान पर जहर उगलने वाला कतर, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने वाला दावा जो किया जाता है उसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। और ये तमाम देश उस वक्त पलट गए, उनको कुछ नजर नहीं आया क्योंकि उनका चश्मा अपने हिसाब से मुस्लिमों को देखता है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने वर्ष 2019 में चीन की तारीफ की थी और मुसलमानों की अच्छी देखभाल के लिए उसकी पीठ तक थपथपाई थी। वर्ष 2019 में ही मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब समेत 37 देशों ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक लेटर लिखकर चीन की तारीफ की थी और कहा था कि चीन शिनजियांग प्रांत में काफी अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह सऊदी अरब भी वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में यूएन में चीन की वीगर मुसलमानों के प्रति पॉलिसी का समर्थन कर चुका है। हमारे देश के मुसलमान और एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में रहते हैं जहां उन्हें पूरी आजादी मिली हुई है। वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकते हैं और उन्हें काम करने की भी पूरी आजादी है। जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है। आज ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है और वो इससे आजादी के लिए संघर्ष कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है और कितने लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसलिए ओआईसी को खुद को भारतीय मुसलमानों का रहनुमा बनने की अपनी आदत छोड़ देनी चाहिए और उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि भारतीय मुसलमानों को उनके देशों से भी ज्यादा अधिकार हमारे देश में हासिल है। और आज हम ओआईसी को यह भी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें पाकिस्तान में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग्स की भी निंदा करनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण पर भी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में हर वर्ष सैकड़ों हिंदू और अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण होता है, उनकी जबरन शादी करा दी जाती है और ओआईसी को यह भी जरूर देखना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ओआईसी को यह सब कभी नहीं दिखेगा, कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के हाथों का एक टूल बन चुका है, कठपुतली बन चुका है, यह भी आप कह सकते हैं। और यह स्थिति है ओआईसी की, इसलिए आज ओआईसी को फिर से आईना दिखाने का काम भारत ने कर दिया है और ओआईसी का भारत विरोधी एजेंडा बार बार सबके सामने आ भी जाता है, लेकिन आज फिर से भारत के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के बाद उन्हें सख्त लहजे में जवाब मिल चुका है।